नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ा है और हम उसके साथ जुड़े हैं। ऐसा क्या है? ये है कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक का पहला अध्याय, पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है, जैसे जल, थल, वायु तथा समस्त प्राकृतिक दिशाएं, पर्वत, मैदान व अन्य जीव जंतु, घर, मोहल्ला, गांव, शहर, विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय आदि जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। डगलस व रोमन हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। चलो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ में एक बच्चे का जिक्र किया गया है। उसका नाम रवि है। बच्चों, रवि लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य जी ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। बच्चों, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? रवि के सवाल का जवाब देने के लिए उसकी टीचर ने उसे एक वीडियो दिखाई। वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं, जल हो या हवा, थल हो या आसमां, ताप या प्रकाश, जो है जीने की आस, पर कचरे के यहाँ भी तो ढेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे। उसके शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं। इस पर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन में कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, यह सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। इस पर उसके शिक्षक बोलते हैं, हाँ, पर कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। इस पर बच्चों, रवि की कक्षा में एक और बच्चा पूछता है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने यहाँ उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित
परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? इसके अंतर्गत वायु, जल व खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकिरण आदि पदार्थ शामिल हैं। मनुष्य इनसे लगातार संपर्क में रहता है, इसलिए ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अव्यय है जो कि मनुष्य के इर्द गिर्द रहता है। यहाँ तक कि एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य भी पर्यावरण का एक भाग है। जीव जंतु व वनस्पति इस घटक के प्रमुख सहयोगी हैं। जैविक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पौधों का वातावरण, दूसरा जीवों का वातावरण। अगला है मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक मनुष्य के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत विकास का अध्ययन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी तथा समाज में पड़ोसियों के साथ संबंध बनाकर रहना पड़ता है। उसे समुदाय, प्रदेश एवं राष्ट्र से भी संबंध बनाकर रहना पड़ता है। मनुष्य सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण का उत्पाद है, जिसके द्वारा मनुष्य का आकार तैयार होता है। रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, बोलचाल या भाषा शैली व सामाजिक मान्यताएं मानव व्यक्तिगत का ढांचा बनाती हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटकों की। सबसे पहला है प्राकृतिक, उसके बाद है मानव और तीसरा घटक है मानव निर्मित। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक घटक की, जिसमें हमें वायुमंडल, स्थल मंडल, सजीव जिसे हम जैव मंडल भी कहते हैं, जल मंडल, ये सब आते हैं। उसके बाद बारी आती है मानव की। इसमें एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक संस्थान, आर्थिक संस्थान तथा राजनीतिक स्थिति आते हैं। इसके बाद वो सब चीज़ें आती हैं जो मानव ने बनाई हैं, मानव निर्मित। इसमें आते हैं पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग तथा इमारतें। बच्चों, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे तथा जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। सौरमंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन, वनस्पति जीवन और पशु जीवन विकसित हो सका। पृथ्वी पर मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगति हुई। पृथ्वी को भूमंडल भी कहते हैं। इसके 4 मंडल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। पृथ्वी के सबसे ऊपर की ओर ठोस परत पाई जाती है। यह अनेक प्रकार की चट्टानों, मिट्टी तथा ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसे ही स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल में भूमि भाग व समुद्री तल दोनों ही आते हैं। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का केवल 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग समुद्र ने ले लिया है।
स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज सभ्यता का भी एक स्रोत है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जलमंडल। जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। 97.3% महासागरों और सागरों में है। शेष 2.7 हिमनदी और बर्फ के पहाड़ों, मीठे जल की झीलों, नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल। भूमंडल का तीसरा मंडल वायुमंडल है। स्थल मंडल व जल मंडल के चारों ओर गैसों जैसे पदार्थों का एक आवरण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें, मिट्टी के कण, पानी की भाप एवं अन्य अनेक पदार्थ मिले हुए हैं। इन सभी पदार्थों के मिश्रण से बने आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करने वाला रोधी आवरण है। यह सूर्य के गहन प्रकाश व ताप को नरम करता है। इसकी ओजोन, जिसे O3 परत, सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस प्रकार यह जीवों की विनाश होने से रक्षा करती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करता है। यह एक विकासात्मक प्रणाली है। इसमें अनेक प्रकार के जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बहुत पहले से क्रियाशील रहता है। जीवन की इस निरंतरता के मूल में अन्योन्य आश्रित संबंधों का एक सुगठित तंत्र काम करता है। वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, लवक, मिट्टी एवं जीवाणु, ये सभी जीवन चरण प्रणाली में अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह व्यवस्था पर्यावरण कहलाती है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ये जैव मंडल को सजीव बनाए रखती है। जैव मंडल को मिलने वाली कुल ऊर्जा का 99.98% भाग इसी से प्राप्त होता है। पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है। रवि की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले एक बच्चे ने कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेत ही नजर आती है। यह सुनकर रवि कहता है कि लेकिन वहां तो ऊंट भी तो मिलते हैं। तो वह बच्चा बोलता है, वह तो मिलते ही हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं
अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। यह बात सुनकर रवि हैरत में पड़ गया और कहने लगा, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ कोई संबंध होता है? तो शिक्षक इसके जवाब में कहता है, हाँ, बिल्कुल संबंध है। बच्चों, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। पर्यावरण के हानिकारक तत्व, हानिकारक गैसें। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन काटकर उद्योगों का विस्तार करता जा रहा है। कल कारखानों से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारे संपूर्ण विश्व का पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। नाक, सांस लेने में परेशानी, पीलिया, सिर दर्द, दृष्टि दोष, क्षय रोग व कैंसर। कोई भी समस्या समाधान के बिना नहीं आती। इस समस्या का भी समाधान है। इन हानिकारक गैसों से बचा जा सकता है अगर हम परंपरागत ईंधन स्रोतों को छोड़कर नवीन ईंधन प्रणाली एलपीजी गैस प्रणाली को अपनाएं। उद्योग एवं कारखानों के क्षेत्र में हरे वृक्ष एवं विभिन्न प्रकार के पौधे लगाएं। इन सब से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जल प्रदूषण का प्रभाव विश्व के समस्त देशों को प्रभावित करता है। समुद्री प्रदूषण को खनिज तेलों को ले जाने वाले जहाज़ों के दुर्घटनाग्रस्त होने व नदियों के प्रदूषित जल का समुद्र में मिलने से बढ़ावा मिल रहा है। समुद्री जल के प्रदूषण से जीव जंतु व मनुष्य के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कई तरह के संक्रामक रोग पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास करना चाहिए। विश्व पर्यावरण सम्मेलन में समुद्र में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे मनुष्य व समुद्री जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि ना हो। रेगिस्तानीकरण। पृथ्वी पर यदि मरुस्थल क्षेत्र बढ़ जाता है तो मनुष्य के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। इसके मुख्य कारण पृथ्वी में पानी की कमी, वन क्षेत्रों का मनुष्य द्वारा किया गया विनाश, संरक्षण प्रदान करने वाली पहाड़ियों की निर्जनता तथा जनसंख्या में वृद्धि होना है। विकर्णीय प्रदूषण। विकर्णीय प्रदूषण मानवीय स्वास्थ्य एवं उसके विकास के लिए हानिकारक होता है। इसका प्रभाव मानव शरीर के आंतरिक व बाहरी भागों पर पड़ता है। इसलिए रेडियोधर्मी विकिरण से बचना चाहिए। इन किरणों के उपयोग को विशेष परिस्थिति में स्वीकार करना चाहिए तथा इसके अधिक प्रयोग से बचना चाहिए।
पर्यावरण की आवश्यकता। प्रकृति का क्षेत्र अधिक विस्तृत तथा रहस्यमय है, जो कि पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य विकसित तथा सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञान व उसके कारण ढूंढता है। खेत, बगीचे, नदी, झरने आदि व जंतु आदि पर्यावरण को सुंदर व स्वच्छ बनाते हैं। प्रकृति की गोद में बालक जाकर प्राकृतिक दृश्यों का बोध करता है और आंखों से देखकर, हाथों से स्पर्श कर समझ लेता है। यूनिसेफ ने प्राथमिक स्तर पर एक योजना पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयों में शुरू कर दी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाता है, जिससे वे पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हो जाते हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर वह उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहती है। इस पाठ को पढ़कर हमें पर्यावरण को समझने में सहायता मिलती है। किस तरह मानव ने पर्यावरण के घटकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे क्या क्या नुकसान प्रकृति को झेलने पड़ रहे हैं। कई बार हम उन चीज़ों की अहमियत तब तक नहीं जान पाते जब तक वो हमसे छिन नहीं जाती। पर्यावरण के संदर्भ में ऐसा ना हो, ये हम सब के लिए अच्छा है। जब जागो तभी सवेरा। चलिए, आज हमने जो किया, अब जानते हैं कि आपने सीखा क्या। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसके 3 उत्तर हैं। आपको सही उत्तर बताना है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? पहला मरुस्थल, दूसरा ताल, तीसरा वन। बिल्कुल सही जवाब, ताल। ताल एक मानव निर्मित परितंत्र है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। बिल्कुल सही जवाब, स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र या सड़क? बहुत ही आसान था। सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। चलिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अब आपको अपनी स्क्रीन पर बाएं हाथ पर कुछ शब्द दिख रहे होंगे और दाएं हाथ पर कुछ वाक्य। हमें सही शब्दों को सही वाक्यों के साथ मिलाना है। पहला वाक्य, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा पर्यावरण। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। चलिए, अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस को खाली स्थान मनाया जाता है 5 जून को। सभी पदार्थों के मिश्रण से बने आवरण को रिक्त स्थान कहते हैं। वायुमंडल पहाड़ को हम पर्यावरण नहीं बोल सकते, मानव निर्मित। पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या
वृद्धि। जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करती हूं आपको पसंद आया होगा और आप जान पाए होंगे कि किस तरह वो सब जो आपके आसपास है आपसे जुड़ा हुआ है और किस तरह हम अपने पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। हमें पर्यावरण ने प्रेम स्वरूप में बहुत सी भेंटें दी हैं और किस तरह अब हमारा कर्तव्य बनता है इसको बचाने का। हम नई वीडियो के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। जाने से पहले इस वीडियो के अंत में एक गाना है, उसे जरूर सुनिएगा और उसके साथ गुनगुनाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं। जल हो या हवा, थल हो या आसमां, ताप या प्रकाश, जो है जीने की आस। पर कचरे के यहाँ भी तो ढेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं। कुछ दिया कुदरत ने, कुछ इंसान ने दिया, मिलकर इन सब ने जीवन आसान था किया। धरती ने देने में कुछ कम ना दिया, पर हमने बदले में इसको सन कर दिया। कुदरत की देन के हम लुटेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं। अब के जो मिलेंगे जून 5 को हम, पर्यावरण बचाने की खाएंगे कसम। धरती के ये दर्द अब मेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं, वो सब जो मुझे आस पास घेरे हुए हैं।